अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। मुंबई। आन्या लिविंग एरिया में बैठी टीवी देख रही थी। मीनल जी डिनर बना रही थी। तभी अपार्टमेंट के डोर की बेल बजी। आन्या सोफे से उठकर अपार्टमेंट का डोर ओपन किया तो सामने विराज को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। विराज को देखकर अन्य खुशी से उछलकर विराज के गले लग गई। विराज ने भी अपने हाथों को अनन्या की कमर के चारों तरफ लपेटकर आन्या को कमर से उठाकर खुद में भींच लिया। आन्या की आंखों में आंसू था। उसने विराज के गले पर बाइट कर लिया, जिससे विराज ने आन्या को खुद से अलग करते हुए कहा, यह क्या कर रही हो जंगली बिल्ली। आन्या विराज को घूरते हुए कहा, तुम बहुत ही गंदे होगी। तुमने वादा किया था तुम जल्दी से लौट कर आओगे, और तुम पूरे 7 महीने बाद वापस लौट कर आ रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो वी। विराज अपने गले पर हाथ फेरते हुए आन्या को देखते हुए कहा, सॉरी वी की जान, लेकिन देखो मैं यहाँ तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने आया हूँ। आंटी कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। आन्या ने शर्माते हुए विराज से कहा। अंदर चलो। आन्या का लाल टमाटर जैसे गाल को देखकर विराज आन्या के गाल के पकड़ को खींचते हुए कहा, वी की जान को शर्माना भी आता है। वो दोनों एक साथ उसे अपार्टमेंट के छोटे से लिविंग एरिया में ले आए। विराज ने मीनल जी को देखते हुए कहा, हाय आंटी। मीनल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बेटा। तीनों साथ में सोफे पर बैठ गए। विराज ने बिना देर किए मीनल जी से कहा, आंटी मैं बातों को घुमा कर नहीं कहूँगा। मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूँ, मैं आन्या को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। मैं आन्या से शादी करके उसे लंदन लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आन्या गुड़िया की कमी को डैड की जिंदगी में पूरा करे। मीनल जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उन्हें विराज से कोई शिकायत भी नहीं थी। विराज ने संजय ठाकुर के साथ जो किया था बिल्कुल सही किया था, क्योंकि उनकी वही सजा थी। कभी कभी गुनहगार को सजा देने के लिए खुद गलत बनना पड़ता है। तभी अपार्टमेंट का डोर दोबारा ओपन हुआ। शौर्य और निधि ने अंदर आते हुए कहा, हमारे बिना तुम हमारी बहन को लेकर जाओगे। आन्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। निधि मीनल जी के पास आकर बैठ गई। शौर्य विराज के सामने बैठते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है विराज, बताओ हमारे बिना हमारी बहन को लेकर जाओगे। शौर्य को इतनी सीरियस देखकर विराज थोड़ा सा घबरा गया। तभी उस अपार्टमेंट का फिर से डोर ओपन हुआ। मनन और कियारा अंदर आए। कियारा अपने भाई के पास आकर बैठते हुए कहा, आप मेरे भाई को तंग क्यों कर रहे हैं मिस्टर माथुर। और मेरे भाई ने ऐसा कब कहा कि वो मेरी भाभी को आप लोगों को बिना बताए लेकर जाएंगे। अरे हम राजपूत हैं, ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे। अपनी भाभी को पूरे बैंड बाजे के साथ लेकर जाएंगे। शौर्य हैरानी से कियारा को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो। कियारा ने मुस्कुराते हुए चिंगम को चबाते हुए कहा, इस घर के होने वाले जमाई की बहन और तुम्हारी भाभी। कियारा की बात सुन सभी लोग मनन की तरफ देखने लगे। मनन ने जब सबको अपनी तरफ देखते देखा तो अपनी नजरें इधर से उधर फिरने लगा। निधि ने मनन को देखते हुए कहा, क्या बात है मनन, आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। हमारे लिए देवरानी ढूंढ ली और हमें बताया ही नहीं। मनन ने कियारा को देखते हुए कहा, कैसे बताता, जब दुल्हन ही राजी नहीं थी वह तो आज मानी है शून्य, इसलिए सीधा यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि यहाँ तो पहले से ही शादी की बातें चल रही है। मीनल जी अपने बच्चों को देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा बस करें। शौर्य, मैंने आपकी शादी को नहीं देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप तीनों की शादी एक साथ हो। शौर्य ने अपनी माँ को देखकर कहा, आप क्या कह रही है मामा। 6 महीने बाद मेरा बेबी आ जाएगा और आप चाहती हैं मैं दूसरी शादी करूं। मीनल जी शौर्य के कान के पकड़ते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम दूसरी शादी करो। मैं ये कह रही हूं कि तुम दोबारा से निधि से शादी करो।
मैं चाहती हूँ तुम तीनों की एक ही मंडप पर शादी हो। मैं अपने तीनों बच्चों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। मीनल जी बात सुन तीनों लड़कियां मीनल जी के पास आकर उन्हें गले से लगा लिया। तीनों लड़कियां शर्माने लगी। लड़के हैरानी से तीनों लड़कियों को देखने लगे। शौर्य और मनन दोनों ने एक साथ कहा, मामा और गुड़िया बैकपैक कर लीजिए, हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। मीनल जी ने हैरानी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? शौर्य और मनन ने दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहा, मामा हमने एक बंगलो लिया है। शौर्य का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। मैं अपने यूनिवर्सिटी के साथ साथ शौर्य के साथ बिजनेस में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। हम फिर से अपना अंपायर खड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैं और शौर्य ने मिलकर एक बड़ा सा बंगलो लिया है जिसमें हम सब साथ में रहेंगे। मीनल जी की आंखों में आंसू था। आखिर उनका यही तो सपना था जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ देखा था, जो अब उनके बच्चे पूरे कर रहे थे। लंदन सुबह का वक्त। कांची की जब नींद खुली तो उसे अपनी बॉडी टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसका बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए जब बेड के दूसरे साइड देखा तो वह पूरी तरह से खाली था। बेड को खाली देखकर उसने अपनी पूरी आंखें खोल दी। उसने जब अपने आप को देखा तो वह इस वक्त अगस्त्या के ब्लैक लोअर और टी शर्ट में थी, जिसमें वह छोटी सी बच्ची लग रही थी। कांची के होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह जानती थी उसे यह बालक लोअर टी शर्ट अगस्त्या ने पहनाया है। अगस्त्या को ब्लैक कलर बहुत पसंद था। कांची आज की खूबसूरत सुबह एक नई कहानी लिखने वाली थी। उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। अगस्त्या ने जिस तरह उसे प्यार किया था वो कभी नहीं भूल सकती थी। अगस्त्या के हर छुअन में एक अलग सा एहसास था। कांची को अपनी बॉडी से अगस्त्या की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वह बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। साइड टेबल पर पेन किलर, चॉकलेट और ऑरेंज जूस रखा था। वो सब देखकर कांची के होंठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वह बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद जब वह फ्रेश होकर आई तो रूम के डोर पर नॉक हुआ। उसने प्यार से कमिंग कहा तो एक केयरटेकर ने अंदर आते हुए कहा, मैम आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कांची ने केयरटेकर को देखते हुए पूछा, आपके बॉस कहाँ पर है? उस केयरटेकर मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर आप उनके बारे में पूछे तो मैं आपसे कह दूं कि उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया था। इमरजेंसी थी, इसलिए मजबूरन उन्हें आपको छोड़कर जाना पड़ा। वह शाम तक आपके पास आ जाएंगे। उस केयरटेकर की बातों से कांची के गाल और कान लाल पड़ने लगे। उस केयरटेकर ने कांची को देखते हुए कहा, आप शर्माते में बहुत क्यूट लगती है मैम। उस केयरटेकर की बातें सुन कांची को और भी ज्यादा शर्मा गई। वह शर्माते हुए उसके केयरटेकर के साथ रूम से निकलकर नीचे लिविंग एरिया में आ गई। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट किया और लिविंग एरिया में आकर फ़ोन को चलाने लगी। वह फ़ोन को चला ही रही थी कि तभी एक गार्ड में अंदर आते हुए कहा, मैडम आपसे कोई अरुण नाम का शख्स मिलने आया है। उनका कहना है कि आप उन्हें जानती हैं और आज उनका आपसे मिलना बहुत जरूरी है। अरुण का नाम सुनकर कांची थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। अरुण ब्लैक फॉर्मल सूट पहने कांची के सामने आया। उसकी नजरें आज भी नीचे थी। कांची ने अरुण को देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरुण, और तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? अरुण ने नजरें नीचे किए हुए कहा, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ मैम, उम्मीद करूँगा कि आप मुझे मना नहीं करेगी। कांची ने अरुण को देखते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है अरुण, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? अरुण ने बिना बात को घुमाए हुए कांची से कहा, आप बॉस की जिंदगी में वापस आ जाए मैम। केयरटेकर जो कांची के लिए मेडिसिन्स ला रही थी अरुण की बात सुनकर हैरान हो गई। उसके हाथों से गिलास छूटकर जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। कांची ने केयरटेकर को देखते हुए अरुण से कहा, यह क्या बदतमीजी है अरुण, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं।
आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर यह सब कहने की? अरुण ने बेबसी से कहा। सॉरी मैम, मैं भी आपसे ये सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरे बॉस ने मेरे सामने यही शर्त रखी है कि अगर आप वापस उनकी जिंदगी में नहीं लौटेंगे तो वह अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगे। कांची हैरान हो गई। उसने हैरानी से अरुण से पूछा, सर्जरी? कैसी सर्जरी? अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 7 महीने पहले बॉस ने आपको चीट नहीं किया था मैम, बल्कि वह नहीं चाहते थे कि आप उनकी मौत में पूरी जिंदगी उन्हें याद करके रोती रहे, उनके लिए तड़पती रहे। इसलिए उन्होंने धोखा देने का नाटक किया। कांची को अब बहुत ही ज्यादा घबराहट होती। उसने थोड़े गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो अरुण? साफ साफ कहो, बात को घुमाओ मत। अरुण कांची के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, बॉस को कैंसर है और उनका कैंसर फर्स्ट स्टेज पर था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें कोई गारंटी नहीं दी थी कि उनका कैंसर ठीक होगा या नहीं, लेकिन डॉक्टर रायचंद ने गारंटी ली है कि वो इस सर्जरी से बॉस के कैंसर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये सर्जरी उन्हें जिंदगी दे सकती है और आज ही उनकी सर्जरी है, लेकिन वह अपनी सर्जरी करवाने से मना कर रहे हैं। उनकी सर्जरी करवाने की एक ही शर्त है कि आप उनकी जिंदगी में वापस लौट आए। कांची को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वो लड़खड़ाई तो केयरटेकर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ अगस्त्य था तो दूसरी तरफ काव्यांश था। वो किसी एक को नहीं छूना चाहती थी। अरुण ने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, मैं आपके सामने अपने बॉस की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा हूं मैम, प्लीज उनकी जिंदगी में वापस आ जाइए। वो आपसे आज भी उतना ही इश्क करते हैं, उन्हें उनकी गलती इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कांची कुछ कहती या किसी फैसले पर जाती उससे पहले पीछे से एक रौबदार आवाज आई, तुम यहाँ से हॉस्पिटल जा सकते हो, तुम्हारी मैम तुम्हें हॉस्पिटल में मिलेंगी। जब सबने उस आवाज की तरफ देखा तो अगस्त अपने हाथों में कोर्ट को हैंग किए हुए कांची के पास आ रहा था। वह कांची के पास आकर कांची को हग कर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, जाइए परी, तैयार हो जाइए। परी, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है। कांची हैरानी से अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य ने केयरटेकर को देखते हुए कहा, मैं को रूम में लेकर जाओ और उन्हें रेडी करो। अरुण जमीन से उठकर अगस्त्य को देखते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर अगस्त्य। अगस्त्य अरुण को देखते हुए कहा, डॉक्टर रायचंद। अरुण हैरानी से अगस्त्य को देख रहा था। उसे यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यह वही डॉक्टर है जो आज काव्यांश की सर्जरी करने वाला था। उसने अगस्त्य को देखा था, उसके बारे सिर्फ डॉक्टर से सुना था। क्या अगस्त्य इतनी आसानी से कांची को काव्यांश को सौंप देगा? रायचंद विला, स्टडी रूम। अगस्त्य चेयर पर बैठा किसी फाइल को स्टडी कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। वह बार बार अपने शोल्डर पर हाथ रख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने हाथ में बेहद तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त्य को ऐसा क्या हुआ है जो उसकी आंखें इस तरह लाल हो रही थी। वह अभी फाइल रीड कर ही रहा था कि डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुनकर अगस्त्य ने सर्द आवाज में कहा, कमिंग। अमन अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। वह अपने मास्टर के लिए फिक्रमंद होते हुए पूछा, मास्टर आप ठीक है ना? अगर आपको गोली लगी है तो आप यहाँ क्यों हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ना? आपको आराम करना चाहिए। अगस्त्य ने अपनी सुर्खलाल आंखों से अमन को देखते हुए कहा, तुम भूल रहे हो अमन कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने बुलेट निकालकर बैंडेज कली है। मैं ठीक हूँ। अमन अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मास्टर? अगस्त्य सवालिया नजरों से अमन को देखते हुए पूछा, कहना क्या चाहते हो? अमन ने अगस्त्य को देखते हुए कहा, यही कि आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आपको गोली लगी है फिर भी आप सर्जरी करना चाहते हैं। आप जानते हैं मैम आपकी जीने की आखिरी वजह है, फिर भी आप उनको उनके एक्स
के पास लेकर जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? आप खुद को क्यों वह सजा दे रहे हैं जो गुनाह आपने किया ही नहीं है? श्रुति मैम, आपकी वजह से नहीं, मेरी है। आपने उन्हें नहीं मारा है। ये बात आपको बड़ी मैडम भी समझाती थी। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगस्त्य ने बीच में ही सीरियस टोन में कहा। अमन, इस वक्त यह सब बात करने का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। अमन ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। सॉरी मास्टर, लेकिन मैं अभी भी आपसे वही कहूँगा, आपको अपने साथ बॉडीगार्ड रखना चाहिए। बिग मास्टर के बाद अब वह लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। आप बिजनेस की दुनिया छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर की दुनिया में वापस चल जाए। बिजनेस की दुनिया में लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन के दुश्मन बन जाते हैं। अगस्त्य ने अमन को देखते हुए कहा। रिलैक्स अमन, यही तो मैं चाहता था। तुमने सोचा नहीं, बिजनेस में इंटरसेट ना होते हुए भी मैंने डैड के बिजनेस को संभाला, क्योंकि मुझे उस इंसान के बारे में जानना था। उसने डैड को मारा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर एक बेटे से उसके बाप को और एक बीवी से उसके हस्बैंड को छीनकर उसे क्या मिला। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। उसे मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है और आज उसने मुझ पर अटैक करवा ही दिया। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मास्टर, आप मौत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती मास्टर। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन हर बार वो मुझसे बचेगा नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा। अमन ने बेबसी से कहा। मैडम ने मुझे आपकी जिम्मेदारी थी। आप चाहे या ना चाहे अब से आपको 2 बॉडी पार्ट प्रोटेक्ट करेंगे। ये बड़ी मैम का ऑर्डर समझ लीजिए। अगस्त्य ने अमन को देखते हुए कहा। आज की मेरी सारी मीटिंग तुम अटेंड करें, क्योंकि आज मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में रहने वाला हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर अगस्त्य स्टडी रूम से बाहर चला गया। थापर इंडस्ट्रीज अंडरस्को। वरदान थापर अपने ऑफिस के केबिन में बैठा वाइन पी रहा था। उसके होठों पर जंग जीत लेने वाले मुस्कुराहट थी। उसके सामने 3 आदमी खड़े थे जो उसके अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वरदान थापर ने वाइन का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा। वाह मेरे शेर, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इतना कहकर उसने 2000 की 3 गड्डी उनकी तरफ उछालकर कहा। उसे अगस्त का रायचंद को जख्मी करके उसे इसी तरह धीरे धीरे दर्द देते रहो। मैं उसे तड़पते हुए मरते देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी नींद और मेरा चैन छीनने की कोशिश की है। तीनों आदमी ने एक साथ यस बॉस कहा और गड्डी को उठाते केबिन से बाहर चले गए। वरदान थापर किसी शैतान की तरह हंसने लगा। हॉस्पिटल। अगस्त्य और कांची की कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो वरुण दौड़ते हुए आकर उनकी कार की बैक सीट का डोर ओपन किया। कांची ने अपने पैरों को बाहर रखा तो सभी नर्स और अस्पताल के बाहर खड़े लोग कांची को देखने लगे। वो किसी सेलिब्रिटी की तरह कार से बाहर निकल रही थी। कांची जब बाहर आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कांची इस वक्त किसी बार्बी डॉल से कम नहीं लग रही थी। कांची ने घुटने तक आती वेस्टर्न पिंक ड्रेस पहनी थी जो स्लीवलेस थी, जिसमें सिर्फ स्ट्रिप लगी थी, जो उसके गोरे रंग पर खूब जच रही थी। अगस्त्य भी बाहर आया तो लड़कियां उसे देखा है भरने लगी। उसने ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था। वो हर दिन की तरह आज भी अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। अगस्त्य कांची के पास आकर कांची के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वह जैसे जैसे लॉबी से गुजर रहे थे, आते जाते लोग बस खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। उन दोनों को देखकर सभी के मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था, वाओ। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगस्त्य लोगों को अपनी तरफ इस तरह देखते देखकर बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उसे इन सब की आदत थी। कांची भी बिल्कुल नॉर्मल थी।
क्योंकि उसे भी इन सब की आदत थी। कांची आज 7 महीने बाद अपनी पसंद के कपड़े पहनकर बाहर आई थी, क्योंकि जब वह काव्यांश के साथ थी तो काव्यांश उसे अपनी मर्जी के कपड़े पहनाता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अगस्त्य के साथ उसका ऐसा कुछ भी नहीं था। अगस्त्य ने उसे यही कहा था कि जिस कपड़े में वह कंफर्टेबल हो वह वही पहने। उसका कहना था अगर एक लड़की अपने पहने हुए कपड़े में ही कंफर्टेबल ना हो तो वह कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। अगस्त की अच्छायां कांची के दिल में जगह बना रही थी। उसे अपनी किस्मत से ही जलन हो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा भी इंसान आएगा जो उसे दुनिया की हर आज़ादी देगा, उसे इतना प्यार देगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा और बदले में उससे कुछ नहीं चाहेगा। शायद ऐसे ही एहसास को इश्क कहते हैं, जो आपके हमसफर को कैद नहीं आज़ादी महसूस कराए, क्योंकि प्यार में कैद नहीं होती, प्यार में रिहाई होती है। अगस्त्य और कांची दोनों एक साथ काव्यांश के रूम के बाहर खड़े थे। अगस्त्य ने कांची से कहा, परी अंदर चाहिए, मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था, आगे का सफ़र आपको खुद तय करना है। कांची ने अगस्त्य को देखते हुए पूछा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे आगू? अगस्त्य ने कांची के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कांची की आंखों में देखते हुए नशीली आवाज में कहा, नहीं परी, मैं आपके साथ आपके अतीत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब अतीत आपके आज में आ जाता है तो आपका आज खराब हो जाता है। मैं हमारा आज खराब नहीं करना चाहता। आप जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कांची ने अगस्त्य की आंखों में देखते हुए कहा, आगू आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर मैं अंदर गई और वापस ना आई तो? अगस्त्य मुस्कुराते हुए कांची से कहा, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी, आप मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। कांची हैरानी से अपने सामने खड़े अगस्त्य को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त्य किस मिट्टी का बना है। उसके दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या दुनिया में ऐसे भी मर्द होते हैं? अगस्त्य ने डोर ओपन किया तो कांची ने अंदर जाने से पहले अगस्त्य के गले लग गई। अगस्त्य ने जब अपने हाथों को कांची के चारों तरफ लपेटा तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। कांची जल्दी से अगस्त्य से दूर होते हुए पूछा, आगू आप ठीक है ना? क्या हुआ? क्या आपको कहीं चोट लगी है? अगस्त अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए कांची के फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कांची को एक प्यार भरा एहसास देते हुए कांच से अलग होकर कहा, नहीं आगू की जान, मुझे कुछ नहीं हुआ है। परेशान मत होइए, आप अंदर जाइए। अगस्त्य, जिसने ब्लैक जैकेट के अंदर वाइट शर्ट पहनी थी, उसके स्लीव खून से लाल पड़ने लगे। कांची ने मुस्कुराते हुए अगस्त्य को देखा और अंदर चली गई। अगस्त्य वहां से बाकी डॉक्टर के पास चला गया। कांची ने जब उसे रूम में कदम रखा तो वो रूम अंधेरे में समाया हुआ था। काव्यांश आज भी उसी विंडो के पास खड़ा बाहर की दुनिया देख रहा था। उसने जब हील की आवाज सुनी तो वह पीछे पलटकर देखा तो कांची को देखता रह गया। उसके दिल में दर्द की टीस उठी। उसे लगा था कि कांची यहाँ उसकी जानम बनकर आएगी, लेकिन कांची यहाँ अगस्त की परी बनकर आई थी। कांची एक्सप्रेशन लेस फेस से काव्यांश को देखते हुए कहा, इतने खुदगर्ज क्यों हो तुम? काव्यांश कांची के पास जाकर कांची की नीली आंखों में देखते हुए कहा, जानम, लगता है तुम 7 महीने में सब कुछ भूल गई हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझे आप कहकर बुलाना चाहिए, राइट? कांची ने उसी टोन में कहा, रोंद मिस्टर काव्यांश रघुवंशी। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने आगू की परी हूँ। परी अगस्त्य रायचंद। मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में लौटने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें आईना दिखाने आई हूँ। काव्यांश कांची के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं आई हो तो मेरे मरने के बाद आती, तब शायद तुम्हें सुकून आ जाता। कांची ने अपने शोल्डर पर से काव्यांश के हाथ को हटाते हुए कहा, ये सब करके तुम्हें सुकून मिलता होगा, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे मरने के बाद जरूर आती,
लेकिन मुझे तुम्हें बताना था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े डरपोक हो। तुमने 7 महीने पहले अपने डर से अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से आग लगा दी। तुम्हारे एक झूठ और धोखे ने हमारी खुशियों को उजाड़ दिया। मैंने हमारे बच्चे को दिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो, डरपोक, खुदगर्ज और जिद्दी। तुम्हारा कहना कि तुम आज भी मुझसे इश्क करते हो। तो मैं परी अगस्त्या रायचंद तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मुझे हासिल करके दिखाओ। मुझे मेरे आगू से अलग करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी हाँ तुम्हारे इश्क में दम है। तुम वाकई में मुझसे इश्क करते हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटाऊंगी। काव्यांश कांची के शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम सच कह रही हो ना जान? अगर मैं जीत गया तो तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में आ जाओगी। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तरह दोगली नहीं हूँ। अगर मुझे जीतना चाहते हो तो अपनी सर्जरी कराओ, फिर मुझे हासिल करने का सोचना, वरना तुम फिर कहीं बीच में यह ना कहो, सॉरी जानम मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। काव्यांश ने गुस्से से कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। कांची ने एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल, क्योंकि तुम जैसे डरपोक को कोई बहाना चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर को उस वक्त छोड़ना जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए इस बार प्लीज बीमारी को आगे करके खुद पीछे मत हो जाना। काव्यांश ने एविल स्माइल के साथ कहा, बहुत पछताओगे जानम, क्योंकि जब मैं तुम्हें हासिल करूंगा तुम्हारा यह एटीट्यूड मेरे सामने चूर चूर हो जाएगा। तुम तो जानती हो जानम, मैं जिस चीज को हासिल करने पे आता हूँ इसके लिए सारी हदें पार कर देता हूँ। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो वक्त बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम मेरी आंखों से मुझे हासिल कर पाओगे। क्या काव्यांश कांची से जीत जाएगा? आखिर अमन किस श्रुति की बात कर रहा था? कौन है ये श्रुति? क्या रिश्ता है उसका अगस्त्या से? काव्यांश ने कांची को देखते हुए कहा, मेरा इंतजार करना जानम, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट कर आऊंगा। कांची ने भी काव्यांश के बिल्कुल सामने खड़े होते हुए काव्यांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, इंतजार रहेगा मिस्टर रघुवंशी। काव्यांश ने कांची के चेहरे पर हाथ रख कांची के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे करीब करके कांची की आंखों में देखते हुए कहा, उस रायचंद ने तुम्हारे अंदर हद से ज्यादा हिम्मत भर दी है। मानना पड़ेगा, उसने 7 महीने में तुम्हें फिर से शेरनी बना दिया है। लेकिन तुम भी अच्छे से जानती हो मुझे शेरनियों को काबू करने में कितना मजा आता है। कांची अपने हाथ से काव्यांश के हाथ को हटाते हुए काव्यांश को खुद से दूर करते हुए एटीट्यूड से कहा, लिमिट में रहो मिस्टर काव्यांश, क्योंकि मैं यहाँ किसी की बीवी बनकर आई हूँ और मेरे आगू को जरा भी पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। समझ में आया? आइंदा से मुझसे दूर रहकर बात करना। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह एटीट्यूड बहुत पसंद आया जानम। मेरा एक मैसेज अपने सो कॉल्ड आगू को जरूर देना कि बहुत जल्द मैं उसकी बीवी को अपना बनाने वाला हूँ और वह कुछ नहीं कर पाएगा। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी पर मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देने वाली, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड पर तुम्हारे साए तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम्हारी घटिया बातें क्यों पहुंचाओगी? वो दुनिया के आखिरी ऐसे मर्द है जो हर मायने में परफेक्ट है, इसलिए तुम जैसे खुदगर्ज इंसान का साया भी मैं उन पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। काव्यांश खामोश रहा। वो ये सब बर्दाश्त कैसे कर रहा था, यही वही जानता था। अपनी जानम से किसी और आदमी की तारीफ सुनकर उसे अपनी बॉडी में आग लगाते हुए महसूस हो रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सामने जो लड़की खड़ी थी वो उसकी जानम नहीं थी, बल्कि अगस्त्या रायचंद की पारी थी, जिसमें इतनी ताकत थी कि वो सामने वाले को मुंह तोड़कर जवाब दे सकती थी। कांची ने तेज आवाज में अरुण को पुकारा, अरुण अंदर आइए। अरुण नजर झुकाए हुए अंदर आया तो कांची ने अरुण को देखते हुए कहा, आपके बॉस सर्जरी कराने के लिए तैयार है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। काव्यांश गुस्से से उस रूम से जाते हुए कशिश से कहा,
वेट एंड वॉच जानम, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट कर आऊंगा। कांची ने काव्यांश को जाते हुए देखकर कहा, इंतजार रहेगा। इतना कहकर वह भी उनके पीछे उस रूम से बाहर निकल गई। उस रूम से बाहर निकली तो अगस्त्या वहीं पर खड़ा था। अगस्त्य को देखकर कांची ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अगस्त्य के गले लग गई। अगस्त्य ने कांच से पूछा, परी आप ये यहीं पर इंतजार करेंगी? ये घर जाएंगी? कांची ने अगस्त्य से अलग होते हुए कहा, हम साथ में घर जाएंगे। अमन भी वापस हॉस्पिटल आ गया था। अगस्त्या अमन को देखते हुए कहा, अमन आप परी को मेरे केबिन में लेकर जाओ, मैं औरती रूम में जा रहा हूँ। अमन और कांची अगस्त्य के केबिन की तरफ चले गए। अगस्त्य वहां से औरती रूम की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद औरती रूम। काव्यांश औरती रूम के बेड पर बेहोश लेटा था। उसके चारों तरफ डॉक्टर नर्स थे। काव्यांश की सर्जरी अगस्त्य कर रहा था और उसे एसिस्ट हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर कर रहे थे। सर्जरी शुरू हो चुकी थी। अगस्त्य सर्जरी कर रहा था। बुलेट लगने की वजह से उसके हाथ में उसे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी वह पूरे कंसंट्रेट के साथ सर्जरी कर रहा था, क्योंकि वह अपनी सर्जरी में कोई गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक गलती की वजह से काव्यांश की जान जा सकती थी। हाथ को बहुत ही ज्यादा मूवमेंट देने की वजह से अगस्त्य के स्यूचर खुल गए थे, जिस वजह से उसके शोल्डर से खून बहना शुरू हो गया था। उसकी सर्जिकल गाउन खून से लाल होने लगी थी। नर्स जो उसे असिस्ट कर रही थी, उसने अगस्त के हाथ से खून को बहते देखकर शॉक्ड होते हुए कहा, डॉक्टर आपके हाथ से खून बह रहा है, क्या हुआ आपके हाथ में? अगस्त्य अपने हाथ को देखते हुए अपने हाथ को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा से सर्जरी पर कंसंट्रेट करते हुए कहा, नथिंग, आप लोग सर्जरी पर ध्यान दीजिए। अगस्त्य की आंखें वक्त के साथ लाल होती जा रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा। वह अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए काव्यांश की सर्जरी को कंटिन्यू करते जा रहा था। सर्जरी लगभग 3 घंटे की थी। अचानक से काव्यांश की हार्टबीट धीरे होने लगी। सभी डॉक्टर और नर्स ये देखकर परेशान हो गए। अगस्त्य के माथे पर पसीने की बूंदें थी। जब उसने काव्यांश की हार्टबीट गिरते देखा तो डॉक्टर और नर्स इंस्ट्रक्शन दिए। वहां खड़ी नर्स और डॉक्टर ने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। कुछ पल में उसकी हार्टबीट नॉर्मल हुई तो वह दोबारा से सर्जरी करने लगा। जो डॉक्टर अगस्त्य को असिस्ट कर रहे थे, उन्होंने अगस्त्य के हाथ को देखते हुए कहा, डॉक्टर रायचंद लाइए, मैं स्यूचर लगा देता हूँ। आपके हाथ से काफी खून बह रहा है, ऐसे आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगस्त्य एक नज़र डॉक्टर को देखो और कहा, रिलैक्स डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, ऑलमोस्ट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, बस स्यूचर बाकी है। इतना कहकर अगस्त्य दोबारा से अपना काम करने लगा। लगभग 3 घंटे बाद सर्जरी पूरी हुई। काव्यांश बेहोश था, उसे होश आने में 24 घंटे लगेंगे। अगस्त्य ने वहां खड़ी हेड नर्स को देखते हुए कहा, आप इन्हें आईसीयू शिफ्ट कर दीजिए, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। होश आने के बाद इन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दीजिएगा। इतना कहकर अगस्त अपने सर की कैप उतारते हुए अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए ओटी रूम से बाहर आया तो देखा कांची ओटी रूम के बाहर इधर से उधर राउंड लगा रही थी। उसने सर्जिकल गाउन को उतारा, पास में खड़े वार्ड बॉय को दे दिया। कांची को देखकर अगस्त्य की सारी थकावट दूर हो गई। वो कांची के पास जाकर झटके से कांची के गले से लगा लिया। अचानक हुए इस एक्शन से कांची बिल्कुल हैरान थी। तभी उसे एक मदहोशी सी सुनाई दी, कांग्रेट्स परी, सर्जरी सक्सेसफुल रही। कांची जैसे ही अपने हाथों को अगस्त्य के चारों तरफ लपेट अगस्त्य को गले लगाया तो अगस्त्य उसे गले लगे बेहोश हो गया। कांची अगस्त्य के वजन को संभाल नहीं पाई और पीछे लड़खड़ा गई। उसने जल्दी से अमन को बुलाया। अमन जो उसके लिए पानी लेने गया था, अपने बॉस को ऐसे देखकर वह जल्दी से अगस्त्य के पास आकर अगस्त्य को पकड़ा और वहां से गुजर रही नर्स को स्ट्रेचर लाने
को कहा। कांची हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से अगस्त्य को हो क्या गया। अगस्त्य को जब स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो कांची की नज़र अगस्त्य के हाथ पर पड़ी जो स्ट्रेचर से नीचे झूल रहे थे। अगस्त के हाथ को देखते ही कांची की हार्टबीट रुक सी गई, क्योंकि अगस्त्य के हाथों से खून बूंद बूंद कर जमीन पर गिर रहा था। उसकी शर्ट खून से लाल थी। डॉक्टर जल्दी से अगस्त्य को एक रूम में ले गए। उन्होंने अगस्त्य के शर्ट को काटकर उसके शोल्डर से अलग किया तो उसके जख्म देखने में बहुत ही डरावने दिख रहे थे। कांची ने जब उसके जख्मों को देखा तो अपनी नजरें फेर ली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बॉडी में एक साथ कई सुई चुभा दी। डॉक्टर ने कांची को देखते हुए कहा, मिसेज रायचंद आप बाहर जाइए, हमें मिस्टर राजेंद्र को चेक करना है। कांची तो जैसे बर्फ की तरह जम सी गई थी। अमन कांची के पास आकर कहा, मैम प्लीज बाहर चलिए। कांची अमन के साथ बाहर चली गई। कांची जब बाहर आई तो उसने अमन को देखते हुए गुस्से से पूछा, अमन आपके मास्टर को यह चोट कैसे लगी है? क्या हुआ है उनके साथ? अमन खामोशी से खड़ा रहा थी। कांची अमन के पास आकर गुस्से अरबतेज आवाज में पूछा, मैंने कुछ पूछा है अमन? क्या हुआ है आपके मास्टर को? उन्हें वह चोट कैसे लगी है? हॉस्पिटल अंडस्को। सुबह का वक्त अंडस्को। अगस्त्य को जब होश आया तो उसे अपने हाथों में एक नर्म सा हाथ महसूस हुआ, तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके मजबूत हाथों में वह नर्म मुलायम हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसके परी का है। उसने अपनी गर्दन को मुड़कर जब अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी परी बेड पर सिर रखे उसी के पास सो रही थी। आज उसे अपनी परी को देखकर उस पर टूटकर प्यार आया था। उसका दिल चाहा कि वह अपनी परी को उठकर अपनी बाहों में ले ले, लेकिन आज वह खुद मजबूर था, क्योंकि वह दोबारा से अपने सूचक को नहीं खुलने दे सकता था। इसलिए वह अपने उमड़ रहे एहसास को काबू में रखते हुए धीरे से पुकारा, परी। अगस्त्य की मदहोश भरी आवाज सुनकर कांची जल्दी से उठते हुए कहा, आगू आप उठ गए। कांची की लाल आंखें देखकर अगस्त्य अपने दिल में चुभन महसूस हुई। उसने अगस्त्य को देखते हुए कहा, आप रो रही थी परी? कांची उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तो क्या आपकी हरकत पर नाचूं? ऐसे कौन करता है? यह क्या हरकत थी? अगस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, आउच, बहुत जोर की लगी है परी। कांची ने मासूमियत से अगस्त्य के चौड़े सीने पर अपने हाथ को रखकर फिक्र से पूछा, बहुत जोर की लगी है? दर्द हो रहा है? सॉरी। कांची के मासूम चेहरे को देखते हुए अगस्त्य अपने दूसरे हाथ से कांची को अपने ऊपर खींच लिया, जिससे कांची सीधे उसके ऊपर गिर गई। अगस्त्य ने कांची की ब्लू आंखों में देखते हुए कहा, अगर मुझ पर ऐसे हक जताती रहेंगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा परी? आप तो जानती हैं खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। अब इस हालत में आप मुझे तड़पाएंगी तो दिल में दर्द तो होगा ना? कांची अगस्त्य के चेहरे को देखते हुए कहा, गोली आपके हाथ में लगी थी या सिर में जो ऐसी छिछोरी बातें कर रहे हैं? अगस्त्य जोर जोर से हंसने लगा। कांची अगस्त्य को आज पहली बार तक इस तरह हंसते देखा था। कांची के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। कांची ने अगस्त्य को देखते हुए कहा, आप हंसते हुए एक छोटे से बच्चे लगते हैं। इसी तरह हंसा करिए, क्यूट लगते हैं। अगस्त्य की हंसी पल भर में गायब हो गई। उसने कांची के कमर पर अपने एक हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगर आप मेरी फिक्र इसी तरह करती रहेंगे तो मैं आपको कभी खुद से आज़ाद नहीं कर पाऊंगा। कांची ने अगस्त्य के चेहरे को देखते हुए अगस्त्य से कहा, मैं आपकी कैद और आपकी बाहों से आज़ाद भी नहीं होना चाहती आगू। हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझसे वादा करेंगे अगर फ्यूचर में कभी भी काव्यांश हम दोनों के बीच में आएंगे तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं जाना भी चाहूं तब भी आप मुझे जाने नहीं दीजिएगा। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ।
मुझे आपके साथ रहते हुए सिर्फ महसूस होता है, सुकून मिलता है, आज़ादी जैसा लगता है। घुटन कभी महसूस ही नहीं होती। आपके साथ रहती हो तो ऐसा लगता है किसी रियासत की रानी हूँ। आप मुझे हर पल हर लम्हा ऐसा फील कराते हैं जैसे मैं आपके दिल की मलिका हूँ। मुझसे वादा कीजिए आगू, आप मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। अगस्त्य ने कांची को अपने सीने से लगाते हुए कहा। वादा करता हूँ परी, आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आपको मुझसे कोई अलग कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत, वरना चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यह अगस्त्य रायचंद का अपनी पारी से वादा रहा। कांची ने भी अगस्त्य को गले से लगा लिया। अमन जो अंदर ही आ रहा था हल्का सा डोर ओपन किया तो उन दोनों को देखकर डोर को दोबारा से बंद कर दिया। आज वो बहुत ज्यादा खुश था। नस जैसे ही अंदर जाने को हुई तो अमन ने नस को रोकते हुए कहा, अभी आप अंदर नहीं जा सकती। नस अमन को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, क्यों नहीं जा सकती? मुझे पेशेंट को चेक करना है, डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है। अमन ने नस को घूरते हुए कहा। मैंने कहा ना अभी नहीं जा सकती, जिद क्यों कर रही हो? नस अमन को देखते हुए कहा, बड़े बदतमीज हो तुम चाहते हो मैं अपने पेशेंट को चेक ना करूं, पागल हो क्या? अमन ने झुझलाते हुए कहा। अरे यार, वह दोनों रोमांस कर रहे हैं, तुम जाओगी तो उनका रोमांस खराब हो जाएगा। नस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अमन ने अपने दांतों तले अपनी जीभ को दबा लिया। नस मुस्कुराते हुए कहा, ओके। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वक्त ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली थी। वो फिर तेजी से गुजर रहा था। गुजरते वक्त में सबकी जिंदगियां बदल रही थी। विराजान्या, मनन, कियारा, शौर्य और निधि ने शादी कर ली थी। वो सभी बहुत खुश थे। विराजान्या को लेकर वापस लंदन आ गया था। इन गुजरते हुए वक्त में एक बात ऐसी हुई थी जो किसी ने सोची नहीं थी, और वह ये थी कि मिस्टर राजपूत को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि बेटे और बेटियों में फर्क नहीं होता, वक्त आने पर एक बेटी बेटा भी बन सकती है। और उन्हें ये तब एहसास हुआ जब कियारा ने उनकी जान बचाई थी। कियारा ने अपनी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र ना करते हुए उनकी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी थी। उन्हें तब एहसास हुआ कि वह आज तक अपनी बेटी पर कितना जुल्म करते आ रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक बाप का प्यार कभी दिया ही नहीं था। उन्होंने कियारा से माफ़ी मांगी, लेकिन कियारा ने उन्हें माफ़ करने से ही नकार कर दिया। कियारा 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी। शौर्य के हाथ में एक छोटा सा बेबी था जो दिखने में 3 महीने का लग रहा था। मीनल जी अपनी दोनों बेटियों को पाकर खुश थी और अपने छोटे से पोते के साथ भी खुशी थी। उनका वह छोटा सा पोता बिल्कुल अपने डैड पर गया था। सबकी जिंदगी में खुशी थी। 9 महीने का वक्त रेत की तरह फिसल गया था। कियारा अभी भी कॉलेज जाती थी। मनन उसे बहुत मन करता था कि वो कॉलेज ना जाए, क्योंकि इस हालत में स्टडी करना और फिर कॉलेज जाना, रोज ट्रैवल करना उसे थका देता था। लेकिन कियारा तो थी ही जिद्दी करती, अपनी मन की थी। वह डेली कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज में सबको पता था कि कियारा प्रोफेसर मनन की वाइफ है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कियारा प्रेग्नेंट भी है। जहां इन सब की जिंदगी 9 महीने में बिल्कुल बदल चुकी थी, कहीं किसी और की भी जिंदगी बदल चुकी थी, और वह थी हमारी कांची और अगस्त्य की। 9 महीने बाद _ माथुर बंगलो _ शौर्य अपने रूम में सो रहा था। वह अभी 1 घंटे पहले ही सोया था कि तभी उसे अपने कानों में रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आँखों को खोल के देखा तो उसके बगल में उसका बेटा रियांश जोर जोर से रो रहा था। शौर्य बेड पर उठकर बैठते हुए रियांश को देखते हुए कहा, चुप हो जा, मेरे बाप कितना रोएगा। तेरा ये टेप रिकॉर्डर कभी बंद होता कि नहीं? शौर्य का मुंह देखकर रियांश अजीब अजीब मुंह बनाने लगा।
निधि जो वॉशरूम में गई थी वह जल्दी से बाहर निकलते हुए टॉवल से अपने हाथ को साफ करते हुए बेड पर बैठते हुए शौर्य को धक्का देते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? हमारे रयांश को डरा रहे हो तुम? 3 महीने के बच्चे से कोई ऐसी बात करता है? शौर्य अपनी आंखें छोटी कर निधि को घूरते हुए कहा, तुम माँ बेटे ने मेरी नाक में दम कर रखा है तो चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? ये चुप होता तो तुम रोने लगती है। तुम चुप होती है तो ये रोने लगता है। क्या तुम माँ बेटे ने मुझे पागल बनाने का प्लान बनाया है? निधि अपने भावे को उठाते हुए शौर्य को घूरते हुए कहा, मेरे साथ रोमांस करने में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। अब अपने रोमांस का नतीजा भुगतो। मैं तुमसे कहती थी शौर्य कंट्रोल करो लेकिन आपको कंट्रोल नहीं होता था। आपको तो जब रोमांस का नशा चढ़ता था तो कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे देखो मैं खुद भी बच्ची हूँ और एक बच्चे को संभाल रही हूँ। तुम्हारा क्या है? ऑफिस जाते हो, ऑफिस आते हो और टांग फैलाकर सो जाते हो। मुझसे पूछो दिन भर इसके डायपर चेंज करना, इसे यहाँ से टहलाना, इससे आओ अंडस्को आओ करके बातें करना कितना डिफिकल्ट है। मैं एक आया बनके रह गई हूँ। शावर लेने जाओ तो रोने लगता है, कुछ खाने बैठे तो रोने लगता है। दिन में यह मुझे सोने नहीं देता और रात में तुम मुझे सोने नहीं देते। रात में जब रोमांस का नशा चढ़ता है तो क्या कहोगे? चलो ना दूसरा बेबी प्लान करते हैं, तुम्हारा मुंह ना नोच लूं। शौर्य अब खुद ही पछता रहा था, आखिर उसने तो ही सोई हुई चुड़ैल को जगाया था। निधि इससे कुछ कहती उससे पहले शौर्य एक झटके से निधि को अपने पास खींचकर अपने होठों को निधि के होठों से जोड़ते हुए निधि के होठों को अपने होंठों में कैद कर शिद्दत से चूमने लगा। रेयांश बिल्कुल चुप हो गया था, वो बस अपनी ब्राउन आंखों से उन दोनों को देख रहा था। शौर्य के हाथ निधि के फ्रॉक के अंदर चल रहे थे। निधि अपने हाथों को शौर्य के चेस्ट पर रखकर शौर्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य तो जैसे उसमें मदहोश हो गया था। वो अपनी सारी थकावट को निधि को किस करके दूर करना चाहता था। उसकी किस वक्त के साथ और भी ज्यादा डीप और पैशनेट हो गई। वो अब निधि को फ्रेंच किस कर रहा था। उसने निधि को किस करते हुए निधि के होंठों को बाइट कर लिया, जिससे निधि को दर्द हुआ और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह आज भी शौर्य के सामने कमजोर पड़ रही थी। शौर्य को जब महसूस हुआ कि निधि की सांस उखड़ रही है तो वह निधि के होठों से हटकर अपने चेहरे को निधि का गले में छुपाकर खुद भी गहरी सांस लेने लगा। निधि भी लंबी लंबी सांस ले रही थी। निधि इस वक्त शौर्य की गोद में थी। शौर्य के हाथ निधि के कमर के चारों तरफ लपेटे उसके बैक को चला रहे थे। निधि कुछ कहती उससे पहले शौर्य ने अपने गर्म होठों को निधि के गर्दन पर फेरने लगा। वो निधि की ईयरलोब को अपने टंग से लिक कर रहा था। उनका रोमांस आगे बढ़ता कि तभी कियारा ने अंदर आते हुए कहा, निधु रियाम जाग रहा है कर। उसके आगे की बात उसके गले में ही अटक गई। वो जल्दी से पलटते हुए कहा, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। शौर्य निधि से दूर होकर खुद में बड़बड़ाया, कबाब में हड्डी। शौर्य की बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि दोनों ने सुन लिया था। निधि शौर्य को घूरने लगी। कियारा शौर्य की तरफ पलटकर अपनी कमर पर दोनों हाथ को रखते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है। अगर दिन में रोमांस करने का इतना ही मन करता है तो डोर को लॉक करके कीजिए ना, कौन रोक रहा है? शौर्य कियारा को देखते हुए कहा, मिस कियारा आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोलती है? तभी पीछे से मनन एंड आते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं मेरी जाना, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती। सही तो कह रही है, अगर रोमांस करना है तो डोर लॉक करके किया करो। शौर्य मनन को घूरते हुए कहा, अच्छा जी अब तुम दोनों रोमांस करो तब मैं तुम दोनों को बताता हूँ। कियारा ने बीच में ही तुनक कर कहा, हम आपकी तरह बेशर्मी की तरह डोर ओपन करके रोमांस नहीं करते हैं जो आप हमें बताएंगे, समझे आप? आपको मॉम बुला रही है आपके शैतान बेटे के साथ। शौर्य मनन को देखते हुए कहा, मनन अपनी बीवी को समझ लो वरना किसी दिन मैं इसके बाल नोच लूंगा।
कियारा अपने उंगलियों को दिखाते हुए कहा। मैंने तो जैसे हाथों में छुरी पहन रखी है जो आपको छोड़ दूंगी। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर बेशर्म। निधि और मनन दोनों ने नहीं अपना सिर पीट लिया। पिछले 9 महीने से इनकी टॉम एंड जेरी की लड़ाई इसी तरह कंटिन्यू चलती आ रही है। एक यही दोनों तो थे जो उस बंगलों को घर बना रहे थे। उनकी शरारतों से और उनकी लड़ाइयां सभी खूब एंजॉय करते थे। शौर्य ने चीरते हुए कहा, शर्म कर लो, तुम कितनी लड़का हो, तुम्हारा बच्चा भी लड़का होगा। कियारा ने अपने हाथ को शौर्य की तरफ करते हुए कहा, अरे जाए जाए, शर्म तो आपको करनी चाहिए। 3 महीने बेटे के सामने बेशर्मों की तरह बीवी को किस कर रहे थे और मुझे शर्म का लेक्चर दे रहे हैं। जाए अंडस्को जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से बात करने आई थी। शौर्य जो जा ही रहा था डोर के पास रुकते हुए कहा, वह मेरी बीवी है, समझी बंदरिया। इतना कहकर वह वहां से भाग गया। कियारा जैसे ही उसके पीछे दौड़ने को हुई, नन कियारा को पकड़ते हुए कहा, बस भी कर जाओ, जाना। भूल जाती हो क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? मानता हूँ डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें कूदने का लाइसेंस नहीं दिया है जो हर वक्त फुदकती रहती हो। कियारा मनाना को घूरते हुए कहा, मतलब आप उस लंगूर का साथ दे रहे हैं? आप मुझे बंदरिया का रहे हैं? मनन ने मुंह खोले हुए कहा, मैंने कब कहा बंदरिया? कियारा मनन को और भी ज्यादा घूरते हुए कहा, आप सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन घुमा कर तो कह रहे हैं ना। निधि ने रियासंश को अपने गोद में लिए हुए उन दोनों की लड़ाइयां देख मुस्कुरा रही थी। मनन जानता था कि वह अपनी जिद्दी बीवी से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी जाना, मैं तुम्हें नहीं कहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा कहा तो मुझे माफ कर दो, और प्लीज चलो कुछ खा लो। कियारा मनन के कसकर गले से लगा गई। निधि ने खांसते हुए कहा, उहू उहू, अब कौन रोमांस कर रहा है? कियारा मनन को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं रोमांस थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपने प्रोफेसर को हग कर रही हूँ। है ना प्रोफेसर? मनन मुस्कुरा दिया। वह तीनों उस रूम से निकलकर मीनल जी के पास चले गए। 9 महीने बाद कांची रायचंद विला में एक 6 साल के बच्चे के पीछे धीरे धीरे भाग रही थी। उस 6 साल के बच्चे ने दौड़ते हुए कहा, हमें पकड़ के दिखाए परी, तब हम यकीन करेंगे कि आप सच में एक परी हैं। कांची उस बच्चे के पीछे धीरे धीरे चलते हुए कहा, रुक जाए रुद्र, आपकी परी थक गई है। कांची को एक बच्चे के पीछे भागते दौड़ते देखकर सभी केयरटेकर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रुद्र दौड़ते हुए रायचंद विला के मेन डोर से बाहर जा रहा था कि तभी वह किसी से टकरा गया। वह जमीन पर गिरता उससे पहले उसे किसी ने अपनी बाहों में पकड़कर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप रुद्र? आप अपनी परी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? रुद्रा अगस्त के गले के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर कहा, ऑफ हो आगू, आपने तो अपनी परी को छोटी सी गुड़िया बना दिया है। इतना प्यार कौन करता है? कशिश अपनी नाक चढ़ाए हुए अपनी आंखों को छोटा कर रुद्र को घूरते हुए कहा, रुद्र आपको हमसे जलन हो रही है। रुद्र अपने गालों को फूलते हुए कहा, हाँ मुझे जलन हो रही है, क्योंकि आपने मेरे सबसे प्यारे और इकलौते दोस्त को मुझसे छीन लिया। अब वो मुझे इतना प्यार नहीं करते जितना आपके आने से पहले करते थे। मैं थोड़ी दिन दूर क्या गया, मेरा दोस्त ने तो मुझसे बेवफाई कर ली। रुद्र को इस तरह मुंह बनाकर शिकायत करते देखकर अमन के होंठों पर मुस्कुराहट थी। अमन को बत्तीसी दिखाते देखकर रुद्र ने अमन से कहा, ऑफ हो डैड, आप मुझे देखकर बार बार अपने कोलगेट का ऐड क्यों करने लगते हैं? रुद्र की बातों से अमन का मुंह बन गया। अगस्त्य रुद्र के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरे छोटे शेर, आजकल आप बहुत शरारत करने लगे हैं और आप मेरी परी को परेशान क्यों करते हैं? उन्हें इस हालत में ऐसे अपने पीछे भागते नहीं ना।
उन्हें तो प्यार किया जाता है, मैं आपको इसलिए यहाँ छोड़कर जाता हूँ ताकि आप मेरे ना रहने पर मेरी परी का ख्याल रखे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, लेकिन यहाँ तो आप उन्हें खुद परेशान करते हैं। रुद्र ने गुस्से से अगस्त्य को देखते हुए कहा। मुझे नीचे उतारे। अगस्त्य ने रुद्र को नीचे उतारा तो रुद्र लड़ाका औरतों की तरह अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर कहा, आगू आप तो ऐसे शिकायत कर रहे जैसे मैंने आपकी परी को कितना परेशान किया है। अब आपकी परी की टमी में जो बेबी है वही मेरे साथ खेलने की जिद कर रहा था, तो मैं उसका फ्रेंड, उसे कैसे मना कर सकता था। कांची की आंखें बड़ी हो गई। अमन ने अपने चेहरे को ढाक लिया। अगस्त्य अपने गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराने लगा। सभी स्टाफ भी अपनी गर्दन नीचे झुकाकर मुस्कुरा रहे थे। वह 6 साल का बच्चा किसी बूढ़े आदमी की तरह बात करता था। रुद्र ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कांची 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक बार फिर किस्मत ने उसके लिए खुशियों का दरवाजा खोल दिया था। अगस्त्य कांची के पास आकर कांची से कहा, रुद्र बच्चे हैं पर आप तो बड़ी है, आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है। इस तरह रुद्र के पीछे भागेगी तो आपको तकलीफ होगी ना। सब कुछ जानते हुए भी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है परी। कांची अगस्त्य को गले लगाते हुए कहा, बस भी कर दे आगू, आप तो हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। आपकी 24 घंटे डांटे सुनकर हमारा बच्चा भी परेशान हो जाता है। आपको पता है वह बहुत शिकायत करता है कि डैड तो हमसे प्यार ही नहीं करते, वह तो हमें डांटे रहते हैं। अगस्त्य अपने घुटने पर बैठ गया तो सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरानी से अगस्त्य को देखने लगे। अगस्त्य कांची के पेट पर अपने हाथों को रख हग कर अपने दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ते हुए कहा, सॉरी बेबी, मैं आपको नहीं डांटता, मैं तो आपकी लापरवाह मम्मा को डांटता हूँ। कांची की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगस्त्य इससे आगे कुछ कहता उससे पहले रुद्र उसके पास आकर कहा, ओफो आगू, ये सब काम रूम में करते हैं, ऐसे सबके सामने बाहर नहीं करते। इतने बड़े हो गए फिर भी आपको समझ नहीं है। अमन जल्दी से रुद्र के पास आकर रुद्र के मुंह को अपने हाथों से कवर करते हुए कहा, सॉरी मास्टर। अपने मुंह पर से अमन के हाथ को हटाते हुए कहा, डैड मेरा मुंह क्यों बंद कर रहे, मैंने क्या किया है। कोई कुछ कहता उससे पहले कांची की चीख निकली। आउच। कांची की चीख सुन सभी कांची को देखने लगे तो कांची ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, आगू पेट में दर्द महसूस हो रहा है। कांची को पसीने आने लगे। कांची चीखते हुए कहा, आगू बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेबी नीचे आ रहा है। कांची ने कहा था कि अगस्त्य तो हैरान हो गया। उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, लगता है हमारा बेबी आने वाला है। कांची अगस्त्य के हाथ को कसकर पकड़ते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हैं आप आगू, बेबी आने में अभी टाइम है। अगस्त्य कांची को देखते हुए कहा, हमारे बच्चे को आपके टॉमी में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह जल्दी आने के लिए तैयार हो गया है। अगस्त्य को इस तरह बातें करते देखकर स्टाफ और अमन हैरान थे। अगस्त्य कांची को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। कांची लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बेबी हो जाएगा। अगस्त्य कांची के हाथ को पकड़ते हुए कांची को देखते हैं, कहाँ परी, लंबी लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, हमारा बेबी जल्दी आना चाहता है तो हम उसे जल्दी लेकर आएंगे, आप बस लंबी लंबी सांस लीजिए। कांची ने रोते हुए अगस्त को देखते हुए कहा, आगू बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगस्त्य कांची को अपनी बाहों में उठाए विला से बाहर आकर कांची को कार की बैक सीट पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। अमन ने ड्राइवर की सीट संभाली और कार को स्टार्ट कर कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर वहां से निकल गया। ध्रुव ये सब देखकर परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सबको क्या हो गया। रुद्र ने एक केयरटेकर के पास जाकर पूछा,
परी को क्या हुआ है? वह इतना चीख क्यों रही थी? और सब उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? केयर टेकर रुद्र के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, रुद्र बाबा, आपकी परी छोटा सा बेबी लाने के लिए गई है। जल्दी आ जाएंगी। आप परेशान मत होइए। आप कुछ खा लीजिए और फिर मैं आपको सुला देती हूँ। आपकी मॉम थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। वह चुपचाप से मान गया। उसने खाना खाया और वह सोने के लिए अगस्त्य के रूम में चला गया। क्या कांची की जिंदगी में खुशियां आएंगी या टूटकर बिखर जाएंगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।